नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 अप्रैल सन 2026। द्वितीय तिथि आज सुबह 10:49 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा कांग्रेस ने 2 सीटों पर मेयर उम्मीदवार उतारे। पंचकुला सीट होल्ड। निकाय चुनाव के लिए 10 मई को होगी वोटिंग। एलपीजी गैस धारकों के लिए बड़ी अपडेट। एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट हुए जारी, जानेंगे पूरी अपडेट। पानीपत में ईएसआई अस्पतालों की गड़बड़ी में 3 कर्मचारी सस्पेंड, 5 मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई के आदेश। 20 अप्रैल को प्रदेश भर की मंडियों का होगा घेराव। भिवानी मीटिंग में किसान सभा का फैसला, फसल खरीद शर्तों का करेंगे विरोध। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस शहर में बनेगी नई अनाज मंडी। हरियाणा महिला आयोग में पेश नहीं हुए मासूम शर्मा, अध्यक्ष बोली एक और मौका देंगे, फिर कार्रवाई करेंगे। शो में गालियां देने पर बुलाया था। हरियाणा में मिडिल ईस्ट युद्ध का असर, सड़कों के लिए नहीं मिल रहा तारकोल, इंपोर्टेड तारकोल से सड़कें बनाने के निर्देश जारी। हरियाणा में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन शुरू, 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मौका, घर बैठे करें अप्लाई। हरियाणा रोडवेज बसों में खुले पैसों की झंझट से मिलेगा छुटकारा, यूपीआई से किराए का भुगतान कर सकेंगे यात्री। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा फायदा। पीएम नरेंद्र मोदी बोले महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने अचानक से यू टर्न ले लिया। इससे राज्य के किसान बेबस नजर आए। हालांकि पिछले दिनों गर्मी की तपिश से आमजन को राहत मिली है। इस बेमौसम बरसात ने गेहूं की कटाई की सीजन में बाधा डाल दी है। खेतों में खड़ी फसल के साथ साथ मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों क्विंटल पीला सोना भीग गया। मंडियों में लगातार गेहूं की आवक जारी है, लेकिन तिरपाल और ढकने की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण अचानक आई इस बारिश से सारा पीला सोना पानी पानी हो गया। इससे फसल की क्वालिटी प्रभावित होगी, जिससे किसानों को फसल का उचित रेट नहीं मिलेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। 19 अप्रैल को भी कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी और तेज गति की हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 20 अप्रैल के बाद मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बारिश का सिलसिला भी लगातार इस दौरान जारी रह सकता है। हरियाणा में 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो विद्यार्थी अब कॉलेज में दाखिला लेने वाले हैं, उनके लिए एक अहम खबर है। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा की तरफ से बताया गया है कि राज्य की सभी सरकारी एवं गैर सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्नातक यानी यूजी प्रथम वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुल चुका है। यह पोर्टल 17 अप्रैल 2026 से खोला गया है। इस पोर्टल के जरिए छात्र छात्राएं BA, BCom, BSc व BCA समेत अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में घर बैठे ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। दाखिला प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी, सुगम और डिजिटल बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ढांडा ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी दृष्टिकोण से एडमिशन प्रोसेस को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे कि समय बचने के साथ साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो पाएगी। आवेदक को किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2133 जारी किया गया है। इस नंबर पर संपर्क कर विद्यार्थी अपनी शंकाओं का समाधान करवा सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से कीमतों में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पुरानी कीमत बरकरार रहने वाली है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च को बदलाव हुआ था। इस दौरान कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। केंद्र सरकार की तरफ से युद्ध शुरू होने के बाद एक बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। इस दौरान 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में 60 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। उसके बाद से ही कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में तब से लेकर 2 बार बढ़ोतरी अवश्य हो चुकी है। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का रेट युद्ध शुरू होने के बाद एक बार 144 रुपए और फिर अप्रैल में 205 रुपए बढ़ा है। सरकार के फैसले से आम ग्राहकों को थोड़ी राहत अवश्य मिली है, क्योंकि उन्हें भी लगातार डर सता रहा था कि कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। परंतु फिलहाल कीमतों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले के जैसे ही आपको गुरुग्राम में 921 रुपए 50 पैसे में घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिल जाएगा, जबकि चंडीगढ़ में इसका रेट 922 रुपए 50 पैसा रहेगा।
हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य सरकार ने गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में नई अनाज मंडी के निर्माण की योजना बनाई है। इससे यहां मंडी में लंबे समय से चल रही जगह की कमी और अव्यवस्थाओं की समस्या का समाधान होगा। नई अनाज मंडी बनने से किसानों को पर्याप्त स्थान, बेहतर भंडारण व्यवस्था, साफ सफाई, पानी व अन्य सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। इससे फसल खरीद प्रक्रिया भी सही ढंग से होगी और किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी भी होगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सोहना की मौजूदा अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों व आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। यहाँ किसानों ने मंडी में जगह की कमी, फसल रखने की दिक्कत और सुविधाओं के अभाव जैसी समस्याओं से अवगत करवाया। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि जल्द से जल्द नई मंडी के लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जाए। सोहना में अनाज मंडी का निर्माण साल 1972 में हुआ था। अब यहाँ बढ़ती आवक के कारण जगह की कमी महसूस होने लगी है और यह किसानों की जरूरत के हिसाब से सक्षम नहीं है। मंत्री ने कहा कि भूमि का चयन होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंडी में आधुनिक सुविधाएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक तौल प्रणाली, बेहतर शेड और डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अंबाला और सोनीपत नगर निगम सीट पर मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अंबाला से कुलविंदर कौर, सोनीपत में शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान को टिकट दिया गया है। कमल दीवान को साल 2025 में हुए सोनीपत नगर निगम सीट पर हुए उपचुनाव में भी टिकट दिया गया था, लेकिन वे भाजपा उम्मीदवार राजीव जैन से हार गए थे। पंचकुला सीट अभी होल्ड की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा की पहल की है, हम देरी नहीं करते। कल पंचकुला नगर निगम के प्रत्याशी का ऐलान भी हो जाएगा। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, उखलाना, धारूहेड़ा व साफला नगर पालिका में 10 मई को वोटिंग होनी है। 21 अप्रैल से नामांकन भरे जाएंगे तो वहीं 13 मई को रिजल्ट आएगा। पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्यों व 29 सरपंच व 485 पंच पदों के लिए उपचुनाव की वोटिंग भी 10 मई को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती करके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। पहली बार होगा जब नोटा का बटन तो होगा, लेकिन इससे चुनाव नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं वोटिंग ईवीएम से होगी, लेकिन वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा। हरियाणा में 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित गायक मासूम शर्मा हाल ही में संत अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में पहुंचे, जहां आस्था, संस्कृति और जीवन मूल्यों पर एक दिलचस्प संवाद देखने को मिला। बातचीत की शुरुआत सहज अभिवादन से हुई, लेकिन जल्द ही यह चर्चा पाप पुण्य, खान-पान और भारतीय बनाम पश्चिमी संस्कारों जैसे गंभीर विषयों तक पहुंच गई। यह संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच बातचीत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली के बीच टकराव की एक झलक बनकर सामने आया। इस दौरान अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में रह रही अलग अलग माताओं से भी मासूम शर्मा ने मिलकर आशीर्वाद लिया। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण तथा अन्य महापुरुषों ने मांसाहार नहीं किया, इसलिए हमें भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यह क्यों सोचे कि दूसरे क्या करते हैं, बल्कि यह देखें कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया। महाराज ने पश्चिमी देशों की जीवन शैली का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ विवाह जैसी परंपराएं भी अलग है। इस पूरे संवाद में एक और जहां मासूम शर्मा ने आधुनिक दुनिया और अपने अनुभवों के आधार पर सवाल उठाए, तो वहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों को प्राथमिकता देने की बात कही। हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों में अनियमितताओं को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पानीपत ईएसआई अस्पताल से जुड़े मामलों में 6 निजी अस्पतालों को तुरंत डी पैनल करने के नोटिस जारी किए हैं। वहीं 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 चिकित्सा अधीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन अस्पतालों ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान अत्यधिक केस रेफरल किए थे और रेफरल प्रपत्रों पर चिकित्सकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी पाई गई। इस पूरे मामले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को सौंपने के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सीएम सैनी ने राज्य के 133 अन्य पैनल अस्पतालों के रिकॉर्ड की भी जांच के निर्देश जारी किए हैं। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानीपत ईएसआई अस्पताल की क्षमता 75 बेड से बढ़ाकर 100 बेड की जाए तथा वहां ऑपरेशन थिएटर का विस्तार भी किया जाए। इसी प्रकार जगाधरी ईएसआई अस्पताल को 80 से 100 बेड और हिसार ईएसआई डिस्पेंसरी को 12 से बढ़ाकर 50 बेड करने के निर्देश दिए गए। सभी अस्पतालों में आधुनिक तकनीक से युक्त उपकरण भी लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने बावल और बहादुरगढ़ में निर्माणाधीन 100 बेड के ईएसआई अस्पतालों का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन अस्पतालों की प्रक्रिया को पूरा करने से प्रदेश के श्रमिकों और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी जीजेयू में 16 अप्रैल को वाइस चांसलर ऑफिस का गेट तोड़ने के मामले में गिरफ्तार सभी 6 जजपा नेताओं को जमानत मिल गई है। सुमित सिंह की कोर्ट में सभी से 30-30 हजार रुपए का बेल बॉन्ड भरवाया गया। वहीं इसी मामले में गिरफ्तारी देने जा रहे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने के मामले में कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। दुष्यंत चौटाला ने हिसार के अर्बन स्टेट थाने में सीआईए इंचार्ज पवन कुमार के खिलाफ शिकायत दी है। साथ ही एसपी के सिक्योरिटी इंचार्ज अमरजीत पर भी मिली भगत के आरोप लगाए गए। वहीं सीआईए इंचार्ज पवन कुमार ने भी अर्बन स्टेट थाने में दुष्यंत चौटाला और उनके छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के खिलाफ शिकायत दी है। एसपी सिद्धांत जैन ने इस मामले की जांच डीएसपी कंवलजीत को सौंपी है। दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। डीजीपी ने मेरा फोन तक नहीं उठाया। सोमवार तक अगर एफआईआर नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाऊंगा। दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातों पर नजर डालें तो बता दें कि हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से मिलने गए थे, लेकिन वीसी ने यानी वाइस चांसलर ने अंदर से गेट बंद कर दिया और पीछे का गेट से निकल गए। छात्रों ने गेट खोलने की कोशिश की, जिससे वहां 2 गमले टूट गए, जिस पर दिग्विजय चौटाला समेत 8 लोगों पर केस दर्ज हो गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर हुए हमले के बाद सिरसा एवं एलनाबाद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल उनके पक्ष में नजर आए। दोनों कांग्रेस विधायकों ने सरकार व प्रशासन के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एलनाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने पोस्ट में लिखा, गुंडागर्दी, वह भी पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। विधायक गोकुल शेतिया ने पोस्ट में लिखा, बात एक पार्टी विशेष की नहीं, बात यह है कि एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ ये बर्ताव हो सकता है। दिन दहाड़े सड़क पर बाकी औरों के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, और खासकर आम जनता के साथ। गली का कोई गुंडा थोड़ी ना था, प्रदेश का पूर्व उप मुख्यमंत्री था, सीधा अपने रास्ते से जा रहा था। ऐसा सलूक किसी आम इंसान के साथ भी नाजायज होता तो वो भी बर्दाश्त ना करता। पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने भी दुष्यंत चौटाला के साथ हुए इस बदसलूकी की निंदा की है। मीडिया को दिए बयान में पूर्व मंत्री रणजीत सिंह बोले, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के साथ भी ऐसा एक्शन हो और पुलिस इतना घटिया काम करती है, फिर तो आम आदमी को क्या ही सहूलियत मिलेगी। सवाल दुष्यंत का नहीं कि वो मेरा पोता है, डिप्टी सीएम रहा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में सीएम के बाद दूसरे नंबर का आदमी। अगर ऐसे आदमी के साथ इस तरह की घटना होती है तो वो अति निंदनीय है। पुलिस डेमोक्रेसी में सुरक्षा का पहला चक्र होता है। पुलिस से हर किसी को मदद की उम्मीद होती है। इस पर सीएम को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों को भरोसा मिले। इससे पुलिस की भी छवि खराब हुई है। इससे पहले डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवलाल का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व उप मुख्यमंत्री पर इस तरह के हमले की निंदा की है, साथ ही सरकार व कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा के नारनौल में शनिवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर इशारों में जुबानी हमला किया। अभय सिंह यादव मंडलाना में शहीद ओम प्रकाश यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैल 2 तरह के होते हैं। एक किसान का बैल होता है जो पूरा दिन मेहनत करता है, जिसके बाद शाम के समय किसान उसे प्यार से सहलाता है। वहीं दूसरा बैल गौशाला का होता है जो पूरा दिन कुछ नहीं करता। किसान का बैल काम करता है तो उसकी तारीफ भी होती है, इसलिए लोगों को ऐसे बैलों की कदर करनी चाहिए। वहीं गौशाला का बैल कुछ काम नहीं करता तो उसकी तारीफ भी नहीं बनती। उन्होंने इशारों में खुद को काम करने वाला खेत का बैल और राव इंद्रजीत सिंह को गौशाला का बैल बताया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि उन्होंने यह किसी के लिए नहीं कहा है, केवल एक उदाहरण दिया था। पत्रकार इसके कोई भी मायने निकाल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसी साल 29 जनवरी को नारनौल के गांव मंडलाना में अमर शहीद नायब सूबेदार जगमाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस मौके पर उन्होंने भी इशारों में डॉक्टर अभय सिंह यादव पर निशाना साधा था। आज का ये कार्यक्रम उसी का जवाब माना जा रहा है। इससे पहले शहीद ओम प्रकाश की मूर्ति का अनावरण करते हुए डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि मंडलाना गांव शहीदों का गांव है। यहाँ पर 3 शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से बड़ा बलिदान और कोई नहीं हो सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण तारकोल यानी बिटुमेन की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगले 6 महीने तक इंपोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है, ताकि राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत के काम प्रभावित न हो सके। मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में सड़क निर्माण और रखरखाव से जुड़े हुए सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 28 फरवरी को तारकोल के दाम 46,402 रुपए प्रति मीट्रिक टन था, जो अब 1 अप्रैल तक बढ़कर 76,192
₹352 हो गया है और आपूर्ति भी तकरीबन 50% तक प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के अनुरोध पर अगले 6 माह के लिए इम्पोर्टेड तारकोल के उपयोग को मंजूरी दी ताकि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। सीएम ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में पैचवर्क मशीनों का उपयोग बढ़ाया जाए ताकि टूटी हुई सड़कों की मरम्मत तेजी से की जाए। अन्य विभाग भी जरूरत पड़ने पर पीडब्ल्यूडी से मशीनें ले सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि खराब सड़कों से जनता को परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि मारी सड़क ऐप पर आने वाली सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। चंडीगढ़ पीजीआईएमईआर द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार स्वयं जाकर या भारतीय डाक के जरिए अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 30 अप्रैल है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए तथा उनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आपको बता दें कि यह भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। सैलरी 26,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए एक और नई पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों में डिजिटल सुविधा के तहत यूपीआई के जरिए भुगतान की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक जिले की बसों में शुरू किया जाएगा, जिसके सफल होने के बाद इसे सभी जिलों और डिपो में लागू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज ने बताया कि रोडवेज बसों में भुगतान से संबंधित तकनीकी कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया है और अब जल्द ही इसे धरातल पर लागू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के डिजिटल भुगतान की सुविधा का लाभ उठा सकें। अब यूपीआई भुगतान सिस्टम लागू होने से यात्रियों को मोबाइल के माध्यम से तुरंत टिकट भुगतान करने की सुविधा मिलेगी और नकदी पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। साथ ही डिजिटल भुगतान से खुले पैसों को लेकर होने वाले झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए व डीआर 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। पिछला रिवीजन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार यानी 18 अप्रैल को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया गया। इससे लगभग 50.5 लाख कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बदलाव करती है। इस फैसले से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा। इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 8:30 बजे से 9 बजे यानी 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया। मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूं। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है। जब तक कुछ लोगों के लिए दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के लिए अपराधी है, नारी शक्ति के अपराधी है। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। कल देश के करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे। बता दें कि लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो सका था। बिल में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास करने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम के भाषण को डिस्ट्रेस एड्रेस यानी तनाव में दिया गया भाषण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन गैर राजनीतिक होना चाहिए था, लेकिन इसमें विपक्ष पर हमला किया गया। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।